हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका हम पार्ट वन जो है पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट टू पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ एटम के जो है कितने डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमारे पास जो पार्ट वन में हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी, देन प्रोटॉन की भी डिस्कवरी और न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन अब ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे है और न्यूट्रॉन कहाँ पे, मीन उनकी अरेंजमेंट क्या है एक एटम के अंदर, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। उस चीज़ का अभी तक कोई भी पता नहीं था, सिर्फ डिस्कवरीज हुई थी। तो इस जो है कंसेप्ट को लेके जो है सबसे पहले मॉडल जो दिया वो दिया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने। इन्होंने क्या कहा कि जो एटम है वो स्फेयर है। सबसे पहले इन्होंने बात की कि एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। यहाँ से हमें पता चला कि एटम क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर तो है उसका। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे, इसके बारे में जो है जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो स्फेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें मौजूद है, एम्बेडेड इन इट। उससे क्या होगा, और उन्होंने ये कहा कि जो जितना पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उतने हैं कि उस पॉजिटिव चार्ज को जो है वो न्यूट्रल कर सके। मीन्स न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम को जो है वो मेंटेन कर पाए, क्या एज ए होल जो है वो एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। An atom consists of positively charged sphere with electrons emitted in it. The negative और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ईच अदर को। मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी उतने ही, इलेक्ट्रॉन भी जो है उतने ही एम्बेडेड है उस पॉजिटिव स्फेयर में, ताकि वो चार्ज को जो है बैलेंस कर पाए। और एटम एज ए होल जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। ये जो मॉडल दिया ये दिया जे थॉमसन ने। और इस मॉडल को जो हम और क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन जो है मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल क्यों, कि जो वाटरमेलन का जो इडिबल पार्ट है जो रेड कलर का है, वो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और वो जो सीड्स हैं वाटरमेलन के वो कहा उन्होंने कि ये जो है जो इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड हैं उस पॉजिटिव स्फीयर में। वो जो एडिबल पार्ट है जो है इसकी जो है हम कंपैरिजन जो है इसके साथ भी कर सकते हैं, वाटरमेलन के साथ। इस मॉडल में क्या था कि ये जो पॉजिटिव स्फीयर है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो है हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एम्बेडेड है। ये जो मॉडल है ये किसने दिया, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम ने। इसमें इन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन कितने एम्बेडेड हैं उतने कहते वो जो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को जो है वो मेंटेन कर पाए। ये एटम जो है ज़्यादा देर, ये मॉडल ऑफ एटम जो है ज़्यादा देर नहीं चल पाया, क्योंकि जो ही राथरफोर्ड ने स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे जो है ये मॉडल फेल हो गया। इस मॉडल की एक ही बात, दो बातें ये रही कि एक तो इन्होंने कहा कि मॉडल एटम को क्या कंसिडर किया, सफ़ेयर, और दूसरी क्या बात रही कि एटम को एज ए होल जो है न्यूट्रल कहा। बस ये दो बातें, बाकी जो है ये मॉडल जो है फेल हो गया। इसके बाद नया मॉडल जो दिया वो दिया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, या इसे हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉयल ले ली, थिन गोल्ड फॉयल। इन्होंने एक स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया। ये जो थिन गोल्ड फॉयल जो है यहाँ पे ली हुई है, थिन गोल्ड फॉयल ये ली, इसके ऊपर जो है अल्फा रेज की जो है बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फा रेज, अल्फा रेज क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, बस हीलियम, हीलियम न्यूक्लियाई है हमारे पास।
हीलियम न्यूक्लियाई है अल्फा रेज। इन्होंने जब बम्बार्डमेंट करवाई थिन गोल्ड फॉइल पे, तो यहाँ से इन्हें क्या क्या पता चला कि ये जो अल्फा रेज जो आ रही थी मैक्सिमम जो है पास हो गई थिन गोल्ड फॉइल से, मीन्स मैक्सिमम जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, मैक्सिमम जो है पास हो गई। कुछ ऐसी थी बहुत कम, मीन्स 99.9% जो है पास हो गई। कुछ ऐसी थी जो सम एंगल से जो है डिफ्लेक्ट हो गई, ये डिफ्लेक्टेड है, ठीक है। और कुछ ऐसी थी, मीन्स लाखों में कोई एक आध ऐसा पार्टिकल था जो कि है वापस डिफ्लेक्ट हो गया सेम एंगल से, मीन्स जिस डायरेक्शन में जो है अल्फा रेज जा रही थी वापस जो है उसी डायरेक्शन में जो है फिर वो अल्फा रेज जो है डिफ्लेक्ट होके जो है वापस आ गई। वहाँ से उन्हें उन्हें ये पता चला कि मैक्सिमम अगर जो है पास हो रही है कोल्ड फॉइल से, इसका ये मतलब है कि एटम के अंदर मैक्सिमम जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है, मैक्सिमम स्पेस। और जो कम डिफ्लेक्ट हो रही थी उसका, और ये हीलियम न्यूक्लियस है तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये जो अल्फा रेज है। तो इन्होंने कहा कि ये जो कम डिफ्लेक्ट हो रही है उसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर में जो है एटम के सेंटर में जो है कोई पॉजिटिव चार्ज चीज़ है, जो जो रेज जो है इसके नज़दीक से होके गुजरती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो सीधा ही, ये अगर न्यूक्लियस की बात करें हम, जो रेज जो है इससे दूर जा रही है वो तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन जो इसके पास से गुजर रही है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि ये रेज क्या है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। और कुछ रेज ऐसी हैं जो इसी पे स्ट्राइक करती हैं तो वो वैसे ही जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वैसे ही आती है। इसका ये मतलब है कि ये कोई ना कोई चीज़ जो है मैक्सिमम स्पेस जो है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, क्योंकि मैक्सिमम रेज जो है पार हो रही थी, बहुत कम जो है डिफ्लेक्ट हो रही थी स्मॉल एंगल से। इसका ये मतलब है कि अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव रेज जब फेंकते हैं अल्फा रेज जो है इस पर बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये सम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि वो जो रेज है जो डिफ्लेक्ट हो रही है वो उसके पास से गुजर रही है, और जो बिल्कुल उस पर स्ट्राइक कर रही है वो वापस जो है फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है। तो रादरफोर्ड ने एक और स्टेटमेंट कही थी कि ये कुछ ऐसा है कि मतलब एक शॉकिंग सा एक्सपेरिमेंट था उनके लिए। उन्होंने कहा कि अगर हम एक जो है फायर करें, बुलेट मारे जो है, और वो भी किस पे, एक कागज़ के टुकड़े पे, मीन्स पीस ऑफ या टिश्यू पेपर पे अगर हम गोली चलाएं, तो ये ऐसा है कि वो गोली जो है वापस वहाँ से जो है टिश्यू पेपर से वापस जो है हमारी तरफ आए। तो ये इन इन इन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट को कंपेयर किया इस अपनी स्टेटमेंट के साथ कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्या था, तो ऐसा इन्हें ये पता चला कि सेंटर, एटम के जो सेंटर में जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट है। तो वहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि एटम में जो है क्या है, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस का पार्ट। न्यूक्लियस क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज, कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एंड इन विच द एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड। मीन्स एंटायर मास जो है एटम का वो सारा का सारा, मीन्स मैक्सिमम 99.99% जो है वो मास जो है कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उस न्यूक्लियस पे। और दूसरा क्या पार्ट कहा इन्होंने कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एटम के अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, मीन्स स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स एटम क्या है, एक न्यूक्लियस एटम के स्फेयर है, बीच में क्या है पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड जो है क्या है हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो ये उन्होंने कहा कि एक तो न्यूक्लियर पार्ट है और दूसरा क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है इलेक्ट्रॉन। यहाँ से पता चल गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो है, तो पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा हमारे, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, मीन न्यूक्लियस के बाहर। तो अब जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर प्रेजेंट हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है नेगेटिव, और प्रोटॉन का चार्ज क्या पॉजिटिव, तो वो चार्ज जो है आपस में क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे।
तो उस हिसाब से तो ये थ्योरी फेल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते तो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे आ जाता, न्यूक्लियस पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेशनरी नहीं है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी कि जो सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन के इर्द गिर्द जो है प्लैनेट्स जो है मूव कर रहे हैं, प्लैनेटरी मोशन, उस हिसाब से इन्होंने कहा। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या आई कि जब कोई चार्ज पार्टिकल या स्पीशीज जब जो है दूसरी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द जब घूमती है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो चार्ज पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रही है, वो अपनी एनर्जी को जो है रेडिएट करती रहती है, मीन वो अपनी एनर्जी को जो है लूज करती रहती है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये जब घूम रहा है ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। जब ये रेडिएट कर रहा है तो ये पाथ जो है इसका कम होता जा रहा है, जितना एनर्जी रेडिएट करेगा उतना पाथ कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये किस पे स्ट्राइक कर देगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा कि एटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सारा का सारा यूनिवर्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मेन ड्रॉबैक थी इनकी थ्योरी की, कि इन्होंने कहा कि एटम जो है रिवॉल्व कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आई, बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर्स ने ये मॉडल प्रपोज किया इन 1931 में, और ये एप्लीकेबल है सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जहाँ पे इसकी भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ये वाली जो रदरफोर्ड वाली ड्रॉबैक थी वो इन्होंने पूरी कर दी। उसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स जहाँ पे सिर्फ जो है स्पीशीज के पास जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हीलियम के भी एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास भी जो एक इलेक्ट्रॉन, ये यहीं तक जो है एप्लीकेबल है। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट्स वेयर इट डज नॉट गेन या लूज एनर्जी, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो घूमते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिट क्या है, जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का घूमने का अराउंड द न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। कि ये घूमते तो हैं लेकिन वो जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी जो है फिक्स है, मीन्स वो एनर्जी ना ही जो है गेन करेंगे और ना ही जो है लूज करेंगे एनर्जी, मीन्स उनकी एनर्जी जो है फिक्स है। जब एनर्जी फिक्स होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है फिर न्यूक्लियस पे इसके जो है स्ट्राइक नहीं करेगा। और दूसरी क्या बात की, इनके तो बहुत सारे असम्पशंस हैं, हम दो ही लेके चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, मीन्स mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई में, ये इंटीजर है। तो इसमें m क्या है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ये बोहर मॉडल ने कहा। बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है इस तरह का है कि ये न्यूक्लियस है बीच में, और यहाँ पे ये जो है ये शेल्स हैं हमारे पास, के एल एम और एन, ये क्या है शेल्स भी कहेंगे हम इन्हें, हम शेल्स भी कहेंगे या एनर्जी लेवल्स भी कहेंगे, एनर्जी लेवल्स, या ये एनर्जी लेवल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन ये जो शेल्स हैं, के शेल की एनर्जी फिक्स है, एल की एनर्जी फिक्स है, एम की एनर्जी फिक्स है, और एन की जो है एनर्जी जो है फिक्स है। मीन्स ना इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेगा और ना ही जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है इसमें लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से दूसरे शेल में जो है जंप कर सकता है, मीन्स अगर इस शेल में है तो यहाँ से जंप जो है यहाँ पे कर सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को क्या हम कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड
एक्साइटेड स्टेट। और जो जिस स्टेट में पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। तो नॉर्मली जो मोस्ट स्टेबल कौन सी स्टेट होती है, वो होती है ग्राउंड स्टेट, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, वो जो है ज़्यादा स्टेबल स्टेट है उस इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ तक था कि मॉडल जो है एटम के हमने पढ़ लिए कि जे थॉम्सन मॉडल, देन रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद जो है बोर मॉडल। उसके अलावा भी जो है जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, मीन्स 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे है, उसमें जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आगे बहुत सारे हैं, वहाँ हमने नहीं जाना है, वो तो बहुत लंबा जो है खिंच जाएगा ये। हमें जो है इम्पोर्टेंस, हमने PhD नहीं करनी, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये मेन मुद्दा है। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है जो पूछ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक बात बोलूं कि एटम, अगर हमने कहा कि एटम जो है न्यूट्रल है, तो इसका क्या मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन साथ हैं तो प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, साथ। अगर ये एटम है, अगर हमारे पास ये, अगर हमने एक एटम ले लिया, ये न्यूट्रल कंडीशन है, इसकी न्यूट्रल कंडीशन है। अगर इस पे जो है कोई चार्ज आ गया, मीन्स देखा होगा आपने कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अगर इस पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका क्या मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया। अगर इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका क्या मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लिया, यही मतलब है ना, तभी जाके जो है, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि उसने जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रॉन साथ हैं, प्रोटॉन भी साथ हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 6, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 7। तो चार्ज कौन सा आ जाएगा, +1, क्योंकि ये +1 जो है बढ़ गया इससे, 6 से 7 जो है +1। और अगर क्या कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन ये हुई, अगर दूसरी कंडीशन क्या हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, लेकिन प्रोटॉन वही 7 ही रह गए ना, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, -1, मीन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो माइनस नेगेटिव जो है चार्ज वो ज़्यादा हो जाएगा उस एटम पे। तो एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल, मीन्स ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में के अंदर जो है कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। लेकिन ये बात रखना, याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बोला है, लेकिन कहाँ पे बोला है, न्यूट्रल एटम में, क्योंकि न्यूट्रल एटम में और चार्ज स्पीशीज में जो है फ़र्क हो जाएगा, मीन्स +1 हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और अगर जो है -1 हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए एटॉमिक नंबर का ये याद रखना कि क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम की बात याद रखना कि न्यूट्रल एटम, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z के साथ एटॉमिक नंबर को। दूसरा टर्म है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स भी कहाँ होते हैं हमारे न्यूक्लियस में, प्रोटॉन के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, मास नंबर, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए के साथ, टर्म ए के साथ। ये अगर हम कोई सिंबल ले लें, जैसे एक्स कोई सिंबल ले लिया है हमने किसी एलिमेंट का, तो यहाँ पे जो टर्म लिखी जाती है, यहाँ पे ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, Z जो है ये होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे जो टर्म लिखी जाती है ये होता है हमारा मास नंबर। जैसे हम कार्बन कैसे लिखते हैं, ये, इसका क्या मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, और मास नंबर क्या है यहाँ पे 12, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, मास नंबर, मास नंबर, ये याद रखना। इसी के रिलेटेड एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ही रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे आइसोटोप्स है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो मीन्स सेम, आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स किस चीज़ के हैं, सेम एलिमेंट के हैं, ये डेफिनेशन याद कर लेना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है, एलिमेंट सेम एलिमेंट के हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है उनका, सेम।
लेकिन डिफरेंट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, उसे हम कहते हैं आइसोटोप। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक क्या है, प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, और तीसरा क्या है, ट्राइटियम। अब ये जो नॉर्मली हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, प्रोटियम। ये है हाइड्रोजन, और इसे हमने कैसे लिखा है, 1H1, मीन्स एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक प्रोटॉन है। यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होता है नॉर्मल हाइड्रोजन में, ठीक है। फिर चले जाएं हम ड्यूटेरियम, जिसे हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर जो है 2। हालांकि ये एटम जो है क्या है, सेम ही एलिमेंट के है ना, हाइड्रोजन ही है, तीनों सेम एलिमेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है। इधर प्रोटियम में भी 1 है, ड्यूटेरियम में भी 1 है, और ट्राइटियम में भी 1 है। तो फर्क कहाँ पे आएगा, मास नंबर में। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है एक मास नंबर क्या है, 2, और यहाँ पे मास नंबर क्या है, 3। मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1, यहाँ पे प्रोटॉन जो है इस कंडीशन में 1 और न्यूट्रॉन 2। और ये जो ड्यूटेरियम है, इसे हम जैसे हम वाटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम H2, और ड्यूटेरियम को D2O, और इसे हम यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट भी यूज़ करते हैं, कूलेंट भी यूज़ होता है, उसमें भी यही वाला आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोबार। आइसोबार क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसका क्या मतलब है कि उनका एटॉमिक नंबर जो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनका मास नंबर जो है सेम होता है। फॉर एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम की बात की है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 18, 19 और 20, मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या है, तीनों का तीनों जो है मास नंबर 40 40 40 है, मीन्स मास नंबर सेम है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, और यहाँ पे मास नंबर क्या है, सेम। इसे हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को आइसोबार, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोबार। देन है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं, लेकिन वो उनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 जो है 15, और ऑक्सीजन 8 यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो इसका क्या मतलब है, ये डिफरेंट एटम्स है ना, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है ना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इन सब में क्या है, हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है। इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसमें भी जो है 8 न्यूट्रॉन्स हैं। इसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। नेक्स्ट देखते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो मीन्स सेम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो वो स्पीशीज, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, जिनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 2। अब ऑक्सीजन में नॉर्मली ऑक्सीजन जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 8। अब इस पर 2 -2 चार्ज है ना, 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस पे और हैं, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ऑक्सीजन पे नॉर्मली ऐसे 8 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि O2 नेगेटिव, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट है, तो हो गए 10। वैसे ही है फ्लोरीन। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना है, 9, मीन्स जब न्यूट्रल फॉर्म में है। तो अब क्या है, इस पे एक और मीन्स नेगेटिव चार्ज है ना, मीन्स -1 है। तो इसका क्या मतलब है कि फ्लोरीन -1 स्पीशीज में, फ्लोरीन आयन में क्या होगा, हमारे पास 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने दे दिया है। तो अब कितने बचे उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही मैग्नीशियम के पास भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो इन सब के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही थी आज की वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके MCQs इंशाल्लाह मैं कल डाल दूंगा। इसमें जो है हार्डली क्या पूछेगा, चार्ज पूछ सकता है आपको,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिस्कवरी पूछ सकते हैं। और एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो नेम जो है, नेम किसने किया इलेक्ट्रॉन को, वो किया स्टोनी ने। स्टोनी ने जो है नेम दिया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ओके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसी बनी है। ओके, थैंक्स।